फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच 1789-2009 फ्रांस के इतिहास आर्काइव्ड 22 जून 2023 वेबैक मशीन की राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल एवं मामूल परिवर्तन की अवधि थी जो 1789 से 1799 तक चली। बाद में ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को महापरिवर्तनों ने पाश्चात्य सभ्यता को हिला दिया। उसमें फ्रांस की राज्य क्रांति सर्वाधिक नाटकीय और जटिल साबित हुई। इस क्रांति ने केवल फ्रांस को ही नहीं अपितु समस्त यूरोप के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति को पूरे विश्व के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। इस क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों में भी स्वतंत्रता की ललक कायम की और अन्य देश क्रांति के कारण संपादित करें। फ्रांस में राजतंत्र था जो राजत्व के दैवी सिद्धांत पर आधारित था। इसमें राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे और राजा स्वेच्छावादी था। 14वें लुई के शासनकाल में 1643-1715 निरंकुशता अपनी पराकाष्ठा पर थी। उसने कहा, मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। वह अपनी इच्छा अनुसार कानून बनाता था। उसने शक्ति का अत्यधिक केंद्रीयकरण राजतंत्र के पक्ष में कर दिया। कूटनीति और सैन्य कौशल से फ्रांस का विस्तार किया। इस तरह उसने राजतंत्र को गंभीर पेशा बनाया। इस अव्यवस्थित निरंकुश तथा संवेदनहीन शासन तंत्र का अस्तित्व जनता के लिए कष्टदायी बन गया। इन उत्पीड़क राजनीतिक परिस्थितियों ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांस की अराजकपूर्ण स्थिति के बारे में यूं कहा जा सकता है कि बुरी व्यवस्था का तो कोई प्रश्न नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग दो भागों में विभाजित था, उच्च एवं निम्न। उच्च वर्ग के पास अपार धन था। वह टाइथ नामक कर वसूलता था। ये शानो शौकत एवं विलासीपूर्ण जीवन बिताते थे। धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि कम थी। देश की जमीन का 5वां भाग चर्च के पास ही था और ये पादरी वर्ग चर्च की अपार संपदा का प्रयोग कर वर्ग में कुछ लोगों के पास धन तथा योग्यता थी पर समाज में प्रतिष्ठा नहीं थी। यह विषमता भी दूर हो सकती थी जब सामंती पिरामिड को खत्म कर दिया जाता। इस वर्ग की मांग थी, बुराई दूर करने के लिए मेरी आवाज सुनी जाए। फ्रांस में किसानों की संख्या 2 करोड़ थी। इनमें अधिकांश अर्ध कृषक या बंधुआ थे। किसान राजा को विभिन्न कर देते थे। किसानों की संख्या सर्वाधिक थी और इनकी दशा निम्न और शोचनीय थी। किसानों को राज्य, चर्च तथा अन्य जमींदारों को अनेक प्रकार सामंती अत्याचारी को सहना पड़ता था। एक दृष्टि से किसानों के असंतोष का मुख्य कारण सामंतों द्वारा दिए जा रहे कष्ट एवं असुविधाएं थी और राजतंत्र इस पर चुप्पी साधे हुए था। इस तरह किसान इतने दुखी हो चुके थे कि वे स्वयं ही एक क्रांतिकारी तत्व के रूप में परिणत हो गए और उन्हें क्रांति करने के लिए मात्र एक संकेत की आवश्यकता थी। मध्यम वर्ग बुर्जुआ में साहूकार, व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखक, कलाकार, कर्मचारी आदि सम्मिलित थे। उनकी आर्थिक दशा में अवश्य ठीक थी, फिर भी वे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के प्रति आक्रोशित थे। इस वर्ग को कोई राजनीतिक अधिकार और पादरी और कुलीन वर्ग का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं था। इस कारण मध्यवर्ग कुलीनों की सामाजिक श्रेष्ठता से घृणा रखता था और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन कर अपने अधिकारों को प्राप्त करने के इच्छुक था। यही कारण था। आर्थिक और सामाजिक संपादित करें। परिस्थितियां संपादित करें। फ्रांस की आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त थी। राज्य दिवालियापन के कगार पर पहुंच गया था। वस्तुतः फ्रांस के राजाओं की फिजूल खर्ची तथा लुई 14वें के लगातार युद्धों के कारण शाही कोष खाली हो गया था। उसकी मृत्यु के बाद लुई 15वें ने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध एवं सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लिया, जिससे राजकोष पर बोझ और बढ़ा और अंततः लुई 16वें ने अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में भाग लेकर फ्रांस की आर्थिक दशा को विचारकों दार्शनिकों की भूमिका संपादित करें। फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका के संदर्भ में दो मत सामने आते हैं। एक, दार्शनिकों ने क्रांति की परिस्थितियों को जन्म देकर क्रांति को उत्पन्न किया और दूसरा, क्रांति का स्रोत तो उस समय के राष्ट्रीय जीवन के दोषों में तथा सरकार की भूलों में था और दार्शनिकों ने क्रांति उत्पन्न नहीं की,
किसी भी मत पर निर्णय देने के पूर्व उन दार्शनिकों के विचारों और क्रांति के साथ उनके संबंधों को समझना वांछनीय होगा। दार्शनिकों के विचारों की लोकप्रियता ने तो सिर्फ निरंकुश राजतंत्र के दोषों को उजागर किया और संवैधानिक राजतंत्र की बात की। वाल्टेयर। संपादित करें। वाल्टेयर 1694 से 1778 ईस्वी ने अपनी पुस्तकों जैसे लेटर्स ऑन द इंग्लिश आदि के माध्यम से ब्रिटेन में व्याप्त उदार राजनीति, धर्म और विचार की स्वतंत्रता का बहुत अच्छा चित्रण किया तथा पुरातन फ्रांसीसी व्यवस्था से उसकी तुलना की और फ्रांस में व्याप्त बुराइयों एवं कमियों का उल्लेख किया। प्रतिबंधित होने से पूर्व ये पुस्तकें बहुत लोकप्रिय हुई थी। वाल्टेयर ने चर्च के भ्रष्टाचारण, असहिष्णुता, अन्याय, दमन और अत्याचार के विरोध में लिखा। चर्च की भ्रष्टता पर उंगली उठाते हुए उसने लिखा कि अब तो कोई ईसाई बचा नहीं क्योंकि एक ही ईसाई था और उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। उसने लिखा कि रूसो। संपादित करें। रूसो ने अपनी पुस्तक एमिली, सोशल कॉन्ट्रैक्ट व रसोनी के माध्यम से मनुष्य की स्वतंत्रता की बात की। उसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हुए भी सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इन जंजीरों से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि हम प्राकृतिक आदिम अवस्था की ओर लौटें। रूसो ने कहा कि सामूहिक इच्छा से बने राज्य का यह अनिवार्य तथा सार्वभौम कर्तव्य है कि वह सारे समाज को सर्वोपरि मानते हुए कार्य को संचालित करे। व्यापारिक उत्पादन एवं वितरण की पूर्ण स्वतंत्रता तथा चुंगी कर एवं अन्य करों का विरोधी था। उसका तर्क था कि केवल भूमि सारी संपत्ति का मूल स्रोत है, अतः कर केवल भूमि पर लगाना चाहिए, व्यापारी एवं कारीगरों पर नहीं। तात्कालिक कारण। संपादित करें। लुई 16वें के काल तक आते आते फ्रांस की वित्तीय व्यवस्था ऋणों में डूब चुकी थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस के दिवालियेपन पर मुहर लगा दी, अतः आर्थिक दुरावस्था को दूर करने के क्रम में तुर्गों, नेकर, कोलोन जैसे अर्थशास्त्रियों की मदद ली। 20 जून 1789 को राष्ट्रीय सभा ने यह घोषणा की कि हम कभी अलग नहीं होंगे और जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक साथ में बने रहेंगे। यह एक क्रांतिकारी घटना थी। अंततः 27 जून को लुई 16वें ने तीनों वर्गों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक की अनुमति दे दी। यह जनसाधारण की विजय थी। यह राजा तथा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की पराजय का प्रथम दस्तावेज था। इस प्रक्रांति के प्रमुख चरण। संपादित करें। फ्रांसीसी क्रांति विभिन्न चरणों से होते हुए अपने मुकाम तक पहुंची। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से क्रांति को निम्नलिखित 4 चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। प्रथम चरण 1789 से 1792 ईस्वी संवैधानिक राजतंत्र का चरण। द्वितीय चरण 1700 संविधान निर्माण। संपादित करें। राष्ट्रीय संविधान सभा ने फ्रांस के लिए लिखित संविधान तैयार किया और इस संविधान को 1791 में लुई 16वें ने अपनी स्वीकृति दे दी। संविधान में 2 बातों पर बल दिया गया, एक, राज्य की सार्वभौम शक्ति जनता में निहित है और दूसरा, शक्ति का पृथक्करण राज्य एवं जनता के हित में है। यद्यपि शासन प्रणाली राजतंत्र। द्वितीय चरण 1792-94। संपादित करें। राष्ट्रीय सभा के भंग होने के पश्चात 1791 ईस्वी में 745 सदस्यीय व्यवस्थापिका सभा लेजिस्लेटिव असेंबली अस्तित्व में आई थी। इस व्यवस्थापिका सभा में अध्यक्ष के दाहिने हाथ की ओर बैठने वाले दक्षिणपंथी कहलाए। ये लोग अनुदार एवं राजतंत्र के समर्थक थे, जबकि बाईं ओर बैठने वाले वामपंथी कहलाए और यह समूह मूल परिवर्तनवादियों। इसी बीच फ्रांस की क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों के भी फैलने लगा। जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग यूरोप के अन्य क्षेत्रों के चले गए थे, उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई। दूसरी तरफ फ्रांस के क्रांतिकारी अन्य देशों में भी क्रांतिकारी सिद्धांतों को प्रचार चाह रहे थे। फलतः यूरोप के अन्य राजा शंकित हुए। परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों का आपसी संबंध बिगड़ा। ऑस्ट्रिया ने क्रांतिकारियों के मना करने पर भी फ्रांस के राजतंत्र के समर्थक नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज्य। संपादित करें। 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसमें जैकोबियन एवं जिरोदिस्ट दल प्रमुख थे। जैकोबियन अनुशासित और संगठित थे।
पेरिस की भीड़ पर इनका प्रभाव था। इसमें प्रमुख नेता थे डांटे, रोब्सपियर, हीटर आदि। दूसरी तरफ जिरोंडिस्ट थे, ये शिक्षित और सुसंस्कृत लोग थे। इन्हें किताबी ज्ञान अधिक था, फलतः ये व्यावहारिक राजनीतिज्ञ नहीं थे। प्रमुख नेता थे इसनार, मैडम रोलां, ब्रिसो आदि। यहाँ समझने की बात यह है कि दोनों ही गुट गणतंत्र के हिमायती थे, विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे। अंतर केवल नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त किया और गणतंत्र की स्थापना की। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्युदंड की सजा दी गई। राजा के वध के प्रश्न पर जिरोंदिस्तों की नीति स्पष्ट नहीं थी। वे राजतंत्र के विरोधी तो थे, लेकिन वध के प्रश्न पर जनमत संग्रह की बात कर रहे थे। इसके विपरीत जैकोबियंस का मत था कि राजा का देशद्रोह सिद्ध हो चुका है, अतः उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अतंतः 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां फांसी पर चढ़ा दिया गया। नेशनल कन्वेंशन को जैकोबियन और जिरोदिस्तों के बीच संघर्ष की समस्या का भी सामना करना पड़ा। वस्तु नेशनल कन्वेंशन के कार्य: 1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच राष्ट्रभाषा घोषित की गई। 2. गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई तथा ऋण न चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून समाप्त किए गए। 3. सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त कर पारिवारिक जीवन में समानता को स्थापित किया गया। 4. राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना दिवस से एक नया पंचांग 22 सितंबर 1792 लागू किया गया। 5. मापतौल की 1799 में नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना और 1804 क्रांति का महत्व संपादित करें। यूरोप में फ्रांस ही वह देश है जिसने क्रांति के माध्यम से पुरातन व्यवस्था के पतन को सुनिश्चित किया। इस क्रांति का प्रभाव यूरोप तक ही सीमित न रहा, इसने समस्त विश्व को प्रभावित किया। क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रसार पूरे यूरोप में हुआ। एक तरफ इसने जहां राष्ट्रवाद, जनतंत्रवाद जैसी सैन्यवाद का विकास, फ्रांसीसी क्रांति ने सैन्यवाद को प्रेरित किया। वस्तुतः नागरिकों के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। युद्ध के लिए जनता की संपूर्ण लामबंदी के लिए ये पहली अपील थी। कहा गया, अब से जब तक गणतंत्र के प्रदेश से शत्रुओं को निकाल बाहर नहीं कर दिया जाता, तब तक फ्रांसीसी जनता स्थायी रूप से सैनिक सेवा के लिए उपलब्ध रहेगी। अभी तक युद्ध राजा के पेशेवर सैनिकों द्वारा लड़ा जाता था। इसी सैन्यवाद ने आगे चलकर अनेक राष्ट्रों को प्रभावित किया और प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बना। अधिनायकवाद की शुरुआत: फ्रांसीसी क्रांति को अधिनायकवाद का उद्गम स्रोत माना जाता है। रोब्सपियर के आतंक का शासन उसका पहला जीता जागता सबूत था। क्रांति के दौरान अनेक नीतियों और सिद्धांतों को बदलना पड़ा और वे असफल हुए। फलस्वरूप एक व्यक्ति की योग्यता पर बल दिया जाने लगा। इसी से नेपोलियन जैसे तानाशाह का उद्भव संभव हुआ। आगे चलकर इटली, जर्मनी सहित कई देशों में अधिनायकवाद पनपा। समाजवाद का मार्ग प्रशस्त: फ्रांसीसी क्रांति ने समाजवादी आंदोलन को दिशा दी। एक प्रगतिवादी संस्था एनरेजेज के लोगों ने जनता की ओर से बोलने का दावा करते हुए मांग की कि कीमतों पर सरकारी नियंत्रण हो, गरीबों की सहायता की जाए और युद्ध खर्च को पूरा करने के लिए धनवानों पर भारी कर लगाए जाए। अधिकतम नियम, लॉ ऑफ मैक्सिमम के तहत वस्तुओं का अधिकतम मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया गया। 1795 ईस्वी में पैंथियन सोसाइटी का गठन हुआ। इसका उद्देश्य मजदूर वर्ग के आंदोलन को सशक्त करना था। इससे संबंधित एक ट्रिब्यून नामक पत्र निकलता था जिसका संपादक नोअल बवूप था। वह फ्रांस में ऐसी राज व्यवस्था स्थापित करना चाहता था जो पूंजीवादी प्रभाव से मुक्त हो और आर्थिक समानता से परिपूर्ण हो। उसने सर्वहारा वर्ग के माध्यम से क्रांतिकारी कार्यक्रम बनाए। यद्यपि पैंथियन विद्रोह का दमन कर दिया गया, किंतु आधुनिक समाजवादी आंदोलन बवूफवाद से काफी प्रभावित रहा। फ्रांसीसी क्रांति की प्रकृति को क्रांति के आदर्शों, क्रांति के नेतृत्व, क्रांति की प्रगति, क्रांति के दौरान लाए गए परिवर्तनों और विश्व पर पड़े प्रभावों के प्रकाश में समझे जाने की जरूरत है।
इस दृष्टि से क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसका प्रारंभ तो कुलीन वर्ग ने किया, फिर आगे चलकर इसका नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथों में आया। कुछ समय के लिए यह क्रांतिकारी तत्वों के प्रभाव में रही और अंत एक सैनिक तानाशाह के साथ हुआ। इस तरह फ्रांसीसी क्रांति उस विशाल नदी की तरह जो उच्च पर्वत शिखर से प्रारंभ होकर मार्ग में अनेक छोटे मोटे पर्वतों को लांघती हुई कभी तीव्र गति से तो मंद गति से प्रवाहमान रही। क्रांति का मध्यवर्गीय स्वरूप। संपादित करें। 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति को एक बुर्जुआ की बात करते थे, परंतु आतंक के राज्य की स्थापना में बुर्जुआ हितों को ही ऊपर रखा गया और श्रमिकों प्रतिक्रियाओं को दबा, जिसके तहत सभी श्रमिक संघ संबंधी कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गए और गिल्डों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। नेशनल असेंबली में बुर्जुआओं की प्रधानता थी और उसमें जिरोंडिस्ट और जैकोबियन भी बुर्जुआ वर्ग से संबंधित थे। यद्यपि जैकोबियन सर्वहारा वर्ग के हित की बात करते थे, परंतु आतंक के राज्य की स्थापना में बुर्जुआ हितों को ही ऊपर रखा गया और श्रमिकों प्रतिक्रियाओं को दबाने हेतु सेना की सहायता ली गई। डायरेक्टरी के शासन में भी मध्यवर्गीय हितों को प्रमुखता दी गई। संचालक मंडल ने जिस द्विसदनी विधायिका का निर्माण किया उसके सभी सदस्य मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी थे। नेपोलियन के सुधारों पर भी बुर्जुआई प्रभाव देखा जा सकता है। उसने बुर्जुआ हितों को संरक्षित रख क्रांति सुनियोजित नहीं थी। संपादित करें। फ्रांस की क्रांति रूसी क्रांति के समान सुनियोजित नहीं थी। वस्तुतः रूसी क्रांति बोल्शेविकों द्वारा सुनियोजित प्रगतिशील क्रांति के रूप में। संपादित करें। फ्रांस की क्रांति वहां की पुरातन व्यवस्था में व्याप्त तमाम विकृतियों, विसंगतियों एवं बुनियाद फ्रांस में ही क्रांति क्यों? संपादित करें। विश्व इतिहास में फ्रांस की राज्य क्रांति को विशिष्ट महत्व प्राप्त है। यह मानव फ्रांसीसी सामंतों का बदला हुआ स्वरूप और किसानों की उन्नत अवस्था। फ्रांसीसी किसानों की उन्नत अवस्था और सामंतवाद का बदला हुआ स्वरूप ऐसा कारण था जिसके चलते फ्रांस में सर्वप्रथम राज्य क्रांति हुई। मध्यम वर्ग की जागरूकता। फ्रांस में ही सर्वप्रथम क्रांति होने का कारण वहां का मध्यम वर्ग था। अन्य देशों में भी मध्यम वर्ग थी, परंतु वे फ्रांस की तरह संस्कृति, धनी एवं शिक्षित नहीं थे। शिक्षित होने के बावजूद उन्हें कुलीनों की तरह प्रतिष्ठा उपलब्ध नहीं थी। उन्हें फ्रांस की राजनीति में भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाता था। इसलिए उन्होंने असंतुष्ट होकर क्रांति